नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम अपने चैनल पर ऑडियो बुक डालेंगे ताकि आप खाली समय में इसका रिवीजन कर सकें, तो आज हमने वो सीरीज़ शुरू कर दी है। शुरुआत कर रहे हैं साइंस के चैप्टर 1 से। आइए देखा जाए। गौर कीजिए, कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसमें से कौन सा होगा? परावर्तन के नियम अनुसार। पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण, तो इसका हो जाएगा 45 डिग्री। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है। चौथा का ए हो जाएगा। 5 नंबर देख लिया जाए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो उत्तल द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा नगण्य। 6 नंबर कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है अनंत पर। तो 6 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 7, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल द्वारा प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा बनेगा। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश दिए हुए अपेक्षाकृत संघन माध्यम है? तो हो जाएगा 9 का सी, केरोसिन। ठीक है। 10 नंबर देख लिया जाए। लेंस की क्षमता का SI मात्रक इनमें से क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। सवाल नंबर 11, अपवर्तनांक की इकाई होता है। तो अपवर्तनांक की इकाई होता है कोई नहीं। अपवर्तनांक का इकाई कोई नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, क्योंकि इसका हो जाएगा प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। 12 का ए। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से हैं? सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से हैं? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज ऑप्शन नंबर बी। जब मैं इसका आंसर बता रहा हूं तो आप कोशिश करिए हमारे बताने से पहले ही आप मन में जवाब सोच के रखिए। 14 नंबर, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं, तो यानी कि इसका हो जाएगा सी। 15 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब हो जाता है सीधा। निम्न में से आवर्धक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है? तो हो जाएगा उत्तल लेंस। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है। आगे देखिए, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p हो तो उसमें से क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में से देख लीजिए। p बराबर 1/f होता है, यानी कि तिरछा तिरछे गुणा करके f गुने p बराबर 1 होगा। आगे समझा जाए। सवाल नंबर 19 कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या हो जाता है विद्यार्थी आधा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 नंबर, कांच की एक समांतर पट्टिका और श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ विघटित होगा? तो 20 का हो जाएगा बर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? तो उत्तल दर्पण का आवर्धन मान 1/2 होगा, यानी कि आधा होगा। सवाल नंबर 22 कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा उस वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आगे देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा। फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान इसका हो जाएगा बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है
तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा बताइए। तो चींटी की गति की दिशा हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 26। कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब और आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। 27 नंबर कह रहा है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। 27 का कम तीव्र बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। सवाल नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसकी सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। ये चारों में से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। सवाल नंबर आगे देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। जब लंबवत आ रही है तो लंबवत ही चली जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, आभासी नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब प्रकार का अवतल लेंस बनाता है। आइए, वायु में अभिसारी लेंस कौन है। तो वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 34 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। सवाल नंबर 35, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण को कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि 1 बार। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण की। चिन्ह परिपाटी आपको याद करवाया गया है। सवाल नंबर आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज अपसारी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। 44 नंबर सवाल समझिए। 44 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इनमें से सभी, समतल भी देता है, उत्तल भी देता है, अवतल भी देता है। सवाल नंबर 45 नंबर देखिए, कह रहा है कि आकाश नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो ये है हम लोगों का प्रकीर्णन का। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल से संगम जाएगी तो ये मुड़ेगी हम लोगों का अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है विद्यार्थी। आगे आते हैं, चिन्हों के परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। तो यहाँ पे उत्तल का भी होता है लेंस में और आपका होता है उत्तल दर्पण का भी। तो दोनों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 49 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। संघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण में संबंध R>I होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी प्रयुक्त नहीं होता है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी। तो P = 1/f के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। 52 का इसमें 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदला है। 53 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी पर रखा जाना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस में संभवतः होगा। दर्पण तथा लेंस में संभवतः होगा हम लोगों का इसमें हो जाएगा दोनों।
अवतल होगा, दोनों अवतल। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो इसके भी 2 नियम है। देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा है। 57 नंबर देखिए, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 58 देख लिया जाए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो 58 में sin i बटे sin r होगा। आगे बढ़ते 59 देखिए, कह रहे एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटे u। सवाल नंबर 61, कह रहे गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? तो f बराबर r/2, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करके r बराबर 2f लिखा है विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 61 का आंसर नंबर ए। कह रहे निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का दर्पण तथा फोकस के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 65 में कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो उत्तल। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 69 देखिए, 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। 70 नंबर सवाल, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक। 71 देख लिया जाए, कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। सवाल नंबर 72 गौर कीजिएगा, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है विद्यार्थी। काल्पनिक का मतलब होता है सीधा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देख लिया जाए 73, कह रहे किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा ऐसा होता है। 74 देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 75, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। 76 नंबर, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताइए। तो हो जाएगा f बराबर r/2। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह अवतल होता है। रोगियों के नाक कान मुंह डॉक्टर देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 80 तक की अवतले दर्पण है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होगी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। 84 नंबर देखा जाए, 84 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम p बराबर 1/f, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। 85 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच में रखा जाता है वस्तु को तब प्रतिबिंब बनता है। तो हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। ये सब आपको हम लिखवा दिए हैं। कह रहे 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गोलीय लेंस। 87 नंबर देखा जाए, 87 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे विद्यार्थी। कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर दिया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि
क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 90 पर। स्क्रीन पर आप 90 नंबर सवाल देख रहे होंगे। कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब v में संबंध। तो इसका हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। 91 नंबर देखिए। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। ये चारों में से उत्तल लेंस बना सकता है। ठीक है। 93 नंबर देखिए। 93 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच स्थित हो। सवाल नंबर 94। गौर कीजिए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो आवर्धन का मान हो जाएगा -6। देखिए यहाँ हल करके दिखाया भी है, समझदार विद्यार्थी समझने की कोशिश कर लीजिए। 95 देखते हैं। एक उत्तल लेंस में इतना सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ बना भी दिया है। 96 नंबर सवाल कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो क्षमता इसका हो जाएगा +5 डायोप्टर, P बराबर 1/f पर ही बनेगा। 97 नंबर आइए इसको बनाते हैं। 97 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगा। बनाया भी है यहाँ पे। 98 लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो 98 का C हो जाएगा आपका 0.25 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। किसी बिंब से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। सवाल नंबर 100 देखा जाए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सवाल नंबर 100। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस देखना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कौन होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे देखते हैं सवाल नंबर 103। दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग करते हैं तो इसमें अवतल का उपयोग करेंगे विद्यार्थी। 103 का B हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस। 105 देखिए। 105 इसको पढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? तो उसको विद्यार्थी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी मापना है और दर्पण और बीम के बीच की दूरी को भी मापना है, इसलिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 106 देखिए। 106 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। 107 समझते हैं। 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। 108 देखा जाए। 108 कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। आइए 109 नंबर सवाल समझते हैं। 109 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर। सही जवाब है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जो अंदर की तरफ दशा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जो बाहर की तरफ उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। सवाल नंबर अब हम लोग 113 समझेंगे। देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर 113 नंबर सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो C से। किसी लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। एसआई मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो उत्तल लेंस की। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज नहीं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देखते होंगे आप लोग, इस तरह का गोल आकृति दिया रहता था कागज, बचपन में बहुत हम लोग जलाए भी हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 119। टॉर्च और वाहनों के अग्रदीप में तो अवतल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, इसमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र प्लस वाला होता है, ये होगा 1/v + 1/u = 1/f। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? सवाल नंबर 122 अभी हम रीडिंग किए हैं, तो ये हो जाएगा लेंस। आगे समझिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? 123 में उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। आइए सवाल नंबर समझते हैं 124। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 124। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों होगा। सवाल नंबर 127 कह रहा है लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। यहाँ पे आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। 132 नंबर सवाल आप देखेंगे हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। 133 देखिए, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 120 सेंटीमीटर होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये सब आपको क्लास में बताया गया है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। 137 देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। आइए सवाल नंबर 137 देख लिया जाए। 137 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कह रहा है 138 आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर इन्वर्स आया था ना, तो मीटर इन्वर्स बाटा में रहता है मीटर, तब जाके मीटर इन्वर्स बनता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आवर्धन का एसआई मात्रक बोला है विद्यार्थी, तो मात्रक इनमें से इसका कोई नहीं होगा। 139 समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 139 नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति कलात्मक होगी। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -0.5 मीटर। मीटर में ही किया है। आइए 141 को समझा जाए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाल नंबर 141। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो इसका सबका अपवर्तनांक में सबसे अधिक हीरा का है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कहलाएगा। ये दर्पण कहलाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। 144 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। यहाँ पे प्रकाश की चाल पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है पारभासक, थोड़ा बहुत प्रकाश भी उसमें पार कर जाएगा, ठीक है, और पारदर्शक में थोड़ा सा भी पार नहीं करेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ये हमारा होगा वक्रता केंद्र पर।
उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा एवं छोटा। 149 देखा जाए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो एक बार पीछे भी यह सवाल आया है, उसमें मिट्टी था और इसमें क्या दिया है, पीतल दिया है, पीतल नहीं होता है। 150 देखिए, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कौन सा होगा। फोकस दूरी प्लस में है, तो फोकस दूरी प्लस किस में होता है, उत्तल में होता है। 51 नंबर देखिए, 151, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अपवर्तन है। ठीक है, सवाल नंबर आगे हम लोग समझते हैं 152। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में संबंध f बराबर r/2, तो तिरछा तिरछी गुना करके देखिए ये लाया है। 154, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका 154 का अवतल लेंस की भांति। अब अंतिम सवाल बचा है दूगो, 155 और 156। देखिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम हम लोग का हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया विद्यार्थी। ये बिल्कुल हम रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो बनाए हैं, तो आप यहाँ पे रिवीजन ही करिए, याद करिए घर पे बैठ के किताब में से, और यहाँ पे रिवीजन करिए। मेरे उत्तर देने से पहले आप ट्राई करिए कि उत्तर हम दे दें, तब मनाएगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।